IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकैस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जो एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी का है, इसमें हम भारत की मिट्टी और उसके प्रकार को देखेंगे। जो इंडिया की अलग अलग मिट्टी के जो वर्ग हैं वो कैसे बनते हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में, यूपीपीसीएस और यूपीएससी तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हैं और उनको बहुत अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार हम लोग इंडिया के मैप पे देख लेते हैं कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। वैसे भारत में जो है मिट्टियों का जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वो भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन द्वारा किया गया है। तो भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका पर्वतीय मिट्टी, तो पर्वतीय मिट्टी बिल्कुल आपका हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है, आपका सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जो है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। इसके अलावा सबसे बड़ा जो वर्ग है वो है जलोढ़ मृदा का। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है पूरे जो है भारत में, और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी यही है। इसका निर्माण नदियों द्वारा हुआ है, ठीक है। और सबसे अधिक उपजाऊ है। इस जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं, दोमट मिट्टी भी कहते हैं, और सबसे उपजाऊ मिट्टी ये है। इसका निर्माण नदियों द्वारा हुआ है। आपको देख सकते हैं उत्तर भारत में, और इसके साथ साथ में आपका जो क्या कहते हैं पूर्वी तटीय क्षेत्र में है वहाँ भी, और असम के क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे बड़ा वर्ग मिट्टी का भारत में जलोढ़ मिट्टी का है, जो नदियों द्वारा निर्मित है। इसके अलावा है आपका जो तीसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है वो है काली मिट्टी। इसका निर्माण लावा के जो है निक्षेप से हुआ है, और ये आपका ये महाराष्ट्र और मालवा के पठार होते हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी और क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, और ये बहुत उपजाऊ है। इसमें जो है कपास की खेती होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी कहते हैं, इससे रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो इसे कई नाम हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मिट्टी का वर्ग है लेटराइट मिट्टी, और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और जहाँ पर सबसे अधिक ज़्यादा तापमान होता है, वहीं पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर खेती बहुत कम होती है, यहाँ पर बागवानी खेती ज़्यादा होती है, जैसे आपका पश्चिमी तटीय मैदान में। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक मिट्टी का वर्ग है आपका लाल और पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ये मिट्टी सूखी होती है तो इसको हम कहते हैं लाल मिट्टी, और ये मिट्टी अगर भीग जाती है तो इसका रंग बदल जाता है, तो वो हो जाती है पीली कलर की, इसलिए इसको हम लाल पीली मिट्टी कहते हैं। तो भारत में जो है ये मिट्टी जो है आपका भारत के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है खास करके, और यहाँ पर लोहे के ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। तो याद रखना, लाल और पीली मिट्टी भारत में भी पाई जाती है, और इसमें जो है चावल की खेती बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर होती है। इसके अलावा एक मिट्टी है आपका मरुस्थलीय मिट्टी। आपका ये मरुस्थलीय क्षेत्र पाई जाती है, और यहाँ पर जो है बहुत कम खेती होती है, और खास करके मोटे अनाजों की खेती हो सकती है, जैसे ज्वार बाजरा की, बस, ठीक है। इसके अलावा एक मिट्टी आपकी होती है जो है दलदली मिट्टी, उसे हम पीट मिट्टी कहते हैं, ये इस वर्ग में है। और याद रखना वो कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे आर्द्र भूमियाँ होती हैं, दलदली क्षेत्र होता है, वहाँ पे पीट मिट्टी पाई जाती है। और एक मिट्टी होती है आपकी लवणीय मिट्टी। तो लवणीय मिट्टी वहाँ पाई जाती है जिसमें लवण की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो लवणीय मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। और एक मिट्टी होती है क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी उसे कहते हैं, ये आपका जहाँ पर नहर सिंचाई अधिक होती है, तो ये मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है क्षारीय मिट्टी। तो ये भी मिट्टी का एक प्रकार है, और ये कैसे बनती है इसके बारे में हम डिटेल में एक एक क्वेश्चन जब आएगा तो उस हिसाब से हम बताते हुए आगे चलेंगे। बिल्कुल मैप का इस्तेमाल करके बताएंगे, जिससे यहाँ से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। तो इस मैप को बहुत अच्छे से देखना और समझने की ज़रूरत है, और जब हम मैप के थ्रू कोई चीज़ समझते हैं तो चीज़ हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। हमें केवल जो है बार बार उसे हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मृदा के विभिन्न शास्त्रों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सत्य असत्य पे हमेशा हमें ध्यान देना है। तो मृदा के विभिन्न स्तर होते हैं। आप जैसे चित्र में देखेंगे तो मृदा के 4 स्तर हैं, ठीक है। सबसे ऊपरी वाली मृदा जहाँ पे पौधे उगते हैं, जहाँ पे जो है मिट्टी उपजाऊ होती है, ह्यूमस होता है। इसके बाद ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तो मिट्टी के अलग अलग शास्त्र होते हैं। जब आप कभी गड्ढा खोदते हैं तो आपको मिट्टी के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, तो उसी को हम शास्त्र कहते हैं। इसको हम जो है प्रोफाइल कहते हैं, मिट्टी की सॉइल की प्रोफाइल कहा जाता है, ठीक है। तो इससे पूछा रहा कौन सा वर्ग इसमें असत्य है। पहला है
जो आपका मृदा सहस्त्र की पहली परत की रचना ढीली जनन सामग्री से हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ढीली जनन सामग्री से इसका निर्माण नहीं हुआ है, कठोर चट्टानों के टूटने से हुआ है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, यही इसका आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। इसके अलावा मृदा की जो सबसे ऊपरी परत का निर्माण जैव पदार्थ, पोषक तत्व और जल के संयोजन से हुआ है, बिल्कुल सही है। तभी वो मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है, बिल्कुल सही है। मृदा की दूसरी जो है परत को संक्रमण की परत कहा जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि वहां चट्टानें छोटी छोटी होती है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। और चौथा ऑप्शन है मृदा परतों की व्यवस्था को मृदा परच्छेदिका कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो जो आप ये मृदा का शास्त्र देख रहे हो चित्र में, इसी को मृदा परच्छेदिका कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है, या फिर इसे मृदा का शास्त्र कहते हैं। तो ये सब एनसीईआरटी में शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और यही इस्तेमाल जब क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, तो अगर हमें इसका अर्थ नहीं पता तो क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। दूसरा है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? याद रखना, टोटल भारत में 8 प्रकार की मृदा है, और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आधार क्या है, इस मिट्टी का विभाजन करने का आधार क्या है, क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? तो मृदा की प्रकृति और गुणों के आधार पर। मृदा की प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसका रंग कैसा है, और उसके गुण क्या हैं, उनमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं, इन्हीं के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदा का क्लासिफिकेशन किया है सॉइल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में विस्तारित है? सबसे अधिक विस्तारित कौन सी मृदा भारत की, भी मैंने आपको बताया। तो जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा भी कहते हैं, इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण नदियों के अवसाद से हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, यह बात याद रखना, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, जलोढ़ मृदा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन है जो सत्य है जलोढ़ मृदा के संबंध में? तो जलोढ़ मृदा याद रखना, पहला ऑप्शन है, यह संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण जलोढ़ मृदा से हुआ है, गलत हो जाएगा। प्रायद्वीपीय जो पठार है वहां पर काली मिट्टी और लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो एक तरफ यहाँ पे काली मिट्टी और यहाँ पर जो है आपका लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका, पूर्वी तटीय मैदान और डेल्टाई क्षेत्र भी जलोढ़ मृदा से बने हैं, ये बिल्कुल सही है। तो याद रखना, जो आपका ये पूर्वी तटीय मैदान है, और जो डेल्टा है, महानदी का डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो दक्षिण भारत के पूर्वी तटीय मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो याद रखना, ये कभी मत सोचिएगा कि केवल उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे क्षेत्रों में ही उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन नहीं, दक्षिण भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी तटीय मैदान और डेल्टाई क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, जलोढ़ मृदा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप से पूछा गया है। लिखा है, यह मृदा जो है निक्षेपित होती है, तो ये मृदा निक्षेपित है। ठीक है, बिल्कुल सही है। निक्षेपित मतलब हो गया कि एक बार एक परत दूसरी परत लगातार जमा होने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो नदियां अवसाद जमा करती हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, इस मृदा में पोटास की मात्रा कम और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो गलत हो जाएगा, पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, उल्टा कर दिया है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है, बांगर मृदा नदियों द्वारा लाई गई पुराने जलोढ़ से बनी है, बिल्कुल सही है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है ये 2 प्रकार की होती है, एक बांगर मृदा होती है और एक खादर होती है। जो खादर होती है इसको हम नवीन जलोढ़ कहते हैं, और जो बांगर होती है इसे हम पुरानी जलोढ़ कहते हैं। ठीक है। तो जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है, जैसे बिहार में, पश्चिम बंगाल में, आसाम में, तो वहाँ पर लगातार अलग अलग लेयर जमा होते रहते हैं बाढ़ के कारण, मिट्टी के अवसाद से। तो वहाँ पे खादर मिट्टी पाई जाती है। जहाँ बाढ़ नहीं आती है वहाँ बांगर मिट्टी पाई जाती है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, तो यहाँ बांगर मिट्टी। और जो आपका बिहार में, इसके अलावा जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बंगाल में, आसाम में और आपका तटीय क्षेत्र में, वहाँ पर खादर मिट्टी पाई जाती है, तो उसे हम नवीन जलोढ़ कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, रेगुर किस मृदा का अन्य नाम है? तो रेगुर किस मृदा को कहते हैं? तो याद रखना, रेगुर, काली मिट्टी को हम रेगुर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कण, काली मिट्टी के जो
कण होते हैं वो छोटे होते हैं, इसीलिए उसे हम रेगूर कहते हैं। तो याद रखना इसे हम रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। किसको? काली मिट्टी को। काली मिट्टी को रेगूर के अलावा और क्या कहते हैं? तो काली मिट्टी को हम लावा मिट्टी भी कहते हैं, ये भी याद रखना। इसे हम बेसाल्ट मिट्टी कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, याद रखना इसे कई नाम है। इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको हम कपासी मृदा कहते हैं। तो इसके कई नाम है, याद रखना काली मिट्टी के टोटल 5 नाम है: बेसाल्ट मिट्टी, लावा मिट्टी, कपासी मिट्टी, काली मिट्टी और रेगूर मिट्टी। तो एग्जाम में किसी मिट्टी के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है मैं यहीं पे बता देता हूँ, जिससे बार बार आपको बताने की जरूरत न पड़े, आपको समझ में आ जाए। इसे जाने मान लीजिए ये 2 चट्टानें हैं, जब चट्टानें एक दूसरे के विपरीत भागती हैं तो नीचे का मैग्मा निकल करके ऊपर आ करके और ऊपर आकर के फैल जाता है, और जब मैग्मा ऊपर आकर फैलता है तो उसे हम कहते हैं लावा। ठीक है, और जो मैग्मा नीचे रहता है उसे हम कहते हैं, उसे हम मैग्मा के नाम से ही जानते हैं। तो चूंकि वायुमंडल ऊपर है तो इसलिए लावा जल्दी ठंडा हो जाता है, और लावा के ठंडा होने से चट्टान बनती है बेसाल्ट, और ये बेसाल्ट चट्टान बनेगी। और मैग्मा देर से ठंडा होता है तो इससे जो चट्टान बनती है वो होती है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट बहुत ही कठोर चट्टान है, जिससे तमाम मंदिरों का निर्माण प्राचीन काल से होता आया है। अजंता एलोरा गुफाएं भी ग्रेनाइट चट्टानों को काट के बनाई गई हैं, बहुत कठोर चट्टानें हैं। बेसाल्ट चट्टानें बहुत कमजोर चट्टानें होती है, और इन्हीं के टूटने से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए काली मिट्टी को लावा मिट्टी, बेसाल्ट मिट्टी, काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी, और यहाँ कपास ज़्यादा होता है इसलिए इसको हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका काली मृदा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करनी है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला, इन मिट्टियों में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सही। आप जिसे चित्र में देखिए, ये मिट्टी जो है जब सूख जाती है तो बिल्कुल स्वतः जैसे लगता है इसमें दरारें पड़ जाती हैं, लगता है स्वतः जुताई हो चुकी है। ठीक है, तो जिसका रखना इसमें जो है जब ये मिट्टी बिल्कुल जो है इनमें दरारें पड़ जाती है तो इसमें याद रखना नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। किसमें? काली मिट्टी में, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें मैग्नीशियम, पोटास आदि की मात्रा अधिक मात्रा पाई जाती है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में मैग्नीशियम और पोटास अधिक पाया जाता है लेकिन नाइट्रोजन कम पाया जाता है। तीसरा है, ये मिट्टियाँ उत्तरी मैदानी भाग में पाई जाती है, गलत हो जाएगा। ये पठारी क्षेत्र पाई जाती हैं, जैसा आप चित्र में दोबारा देख सकते हैं। ये कहाँ भी मिट्टी पाई जाती है तो मध्य प्रदेश से लेकर के और ये महाराष्ट्र तक और उत्तरी कर्नाटक और गुजरात तक पाई जाती है। याद रखना इसका आंसर तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसमें असत्य कौन सा है? तो इसमें असत्य है, केवल 3 असत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है क्योंकि उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो दोनों ऑप्शन देखा जाए तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन इसमें जैव तत्वों की प्रचुर मात्रा नहीं पाई जाती क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। और भारत में ऐसी कोई मिट्टी नहीं है जिसमें जैव प्रचुर मात्रा में पाया जाए, कोई न कोई कमी हर मिट्टी में पाई ही जाती, क्योंकि सबकी प्रकृति, सबका स्वरूप, सबका नेचर अलग अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, लाल और पीली मृदा में मिट्टी का पीला रंग किसके कारण से होता है? अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब मिट्टी जो है सूखी होती है तो लाल दिखती है, लेकिन अगर मिट्टी भीग जाती है तो उसका रंग पीला हो जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जल योजित होने के कारण। जब मिट्टी जल योजित हो जाती है, मतलब जल में भीग जाती है, तो उसका रंग पीला हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा ध्यान इस पर नहीं देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसमें देखा जाएगा तो लाल मिट्टी का विकास रवेदार अग्नि चट्टानों वाले क्षेत्रों से हुआ है, बिल्कुल सही है। तो जहां अग्नि चट्टानें पाई जाती हैं वहां लोहे के ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, महीन कण वाली लाल और पीली मृदाएं उर्वर होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये मिट्टी बहुत उर्वर होती है, यहाँ चावल खेती बड़े पैमाने पर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, लेटराइट मृदा का विकास भारत के किस क्षेत्र में हुआ है? तो याद रखना, लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता कैसे, पहले मैं ये बता देता हूँ। तो याद रखना, जिस क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है और जहाँ तापमान अधिक होता है वहीं पर लेटराइट मिट्टी बनती है। तो लेटराइट मिट्टी बनती कैसे है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मिट्टी का लेयर है, ठीक है, और जब अधिक बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, तो ऊपर की मिट्टी कट करके अपर्दन हो जाता है, तो नीचे कंकड़ पत्थर बच जाते हैं। उसी मिट्टी को हम क्या कहते हैं? लेटराइट मिट्टी कहते हैं। ये उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, ये बात याद रखना। इसमें केवल बागवानी कृषि ही होती है। तो ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है? तो बिहार में नहीं पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ये जो है कहाँ पे? तो याद रखना, ये आपका क्या कहते हैं?
कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका कर्नाटक में, केरल में और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ अधिक वर्षा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है आपका, ये सामान्यतः लाल रंग की होती है, तो बिल्कुल सही है, इनका कलर लाल होता है क्योंकि उसमें छोटे छोटे लोहे के कण पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन और फास्फ जो पोटास से समृद्ध होती है, गलत हो जाएगा, इसमें नाइट्रोजन और पोटास कम पाया जाता है। इसका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, गलत हो जाएगा, ये आपका वहाँ नहीं पाई जाती है। ये आपका कहाँ पाई जाती है? तो आपका ये नॉर्थ ईस्ट में और आपका पश्चिमी तटीय मैदान में। इस मृदा में जो है टेपिका और काजू की अच्छी खेती होती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बागवानी खेती ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, सूक्ष्म मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सूक्ष्म मृदा के संदर्भ में, सूक्ष्म मृदा किसे कहते हैं? जिसमें नमी की मात्रा कम होती है। ये इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये मिट्टी जो है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिट्टी जो है राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। लिखा है, इस मृदा में नमी और ह्यूमस की मात्रा कम होती है, बिल्कुल सही है, तभी इसको हम सूक्ष्म मृदा कहते हैं। दूसरा, इसकी संरचना मुख्यतः जो है दोमटी और लवणीय होती है, गलत हो जाएगा, दोमट तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि दोमट मतलब जलोढ़ मिट्टी हो गई। यह मृदा पूर्वोत्तर पहाड़ियों के क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, गलत हो जाएगा, ये जो है राजस्थान में पाई जाती है। तो इसका आंसर, चूंकि यहाँ असत्य पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 और 3 गलत है, जबकि पहला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट आपका लवणीय मृदा। लवणीय मृदा उसे कहते हैं जहाँ पे मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक हो जाती है, जैसे गुजरात के क्षेत्र, क्योंकि वहाँ पर समुद्र किनारे हैं। ठीक है, तो लवणीय मृदा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन, मतलब इस पर कथन विचार करना है और सही कथन की हमें पहचान करनी है। लिखा है, इस मृदा में किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। तो ये बात याद रखना कि इसमें जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लवणीय मृदा में वनस्पतियों नहीं उग पाती, बिल्कुल जल जाती हैं। इस मृदा में नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है, भी बिल्कुल सही है। इस मृदा में लवणों की मात्रा में बढ़ोतरी आर्द्र जलवायु और अच्छे अपवाह के कारण होता है, गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अधिक जो है ये क्या कहते हैं, जब समुद्र ये तटीय क्षेत्रों में हवाएं चलती हैं तो नमक की मात्रा उड़ करके आकर खेतों में पड़ जाती है, न कि जो है अपवाह के कारण होता है, नदियों के कारण बिल्कुल नहीं होता है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन कौन सही है? 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, लवणीय मृदा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी जो है गुजरात में पाई जाती है, पूर्वी तटीय जो है डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है क्योंकि वहाँ भी नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, समुद्र किनारा है, और आपका जो है सुंदरबन क्षेत्र में भी ये मिट्टी पाई जाती है, सुंदरबन क्षेत्र में भी पाई जाती है क्योंकि वो भी डेल्टा का क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ भी जो है समुद्र है। तो याद रखना, इसका आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पीट मृदा। पीट मृदा कहाँ पाई जाती है? जहाँ दलदली क्षेत्र होता है वहाँ पे पीट मिट्टी पाई जाती है। तो कि विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सत्य है? सत्य कौन सा है? पहला है, इसका विकास भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में होता है, बिल्कुल सही है, जैसे तराई का क्षेत्र है। तो अधिक वर्षा होगी तभी तो दलदल क्षेत्र बनता है। तो याद रखना, जहाँ भारी वर्षा होती है वहीं पर ये मिट्टी का विकास होता है। इस मृदा में जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भीगी होती है तो इसमें जैव पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। यह मृदा क्षारीय भी हो सकती है, बिल्कुल सही है, तो ये मृदा क्षारीय हो सकती है। क्यों? कि जहाँ अधिक पानी का भराव होता है वहीं पर मिट्टी जो है क्षारीय हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ सूची में मिट्टी दिया गया है, एक तरफ मिट्टी का क्षेत्र दिया गया है, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पहला है जलोढ़ मृदा, ये बिहार के उत्तरी भाग में। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। पीट मृदा कहाँ पाई जाती है? तो पीट मृदा याद रखना, ये दलदली क्षेत्र है आपको गुजरात में, खास करके कच्छ के रण में। और लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना, इस तरह के हमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो याद रखना क्षेत्र के आधार पर भी हमें इसको चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मृदा अवकर्षण की मात्रा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? मृदा जो है अवकर्षण क्या होता है? तो मिट्टी का जो नुकसान होता है, जो मिट्टी का जो क्षरण होता है, उसको हम कहते हैं मृदा अवकर्षण। तो मिट्टी खराब कैसे होती है? पहला आपका भू आकृति, तो भू आकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि ऊंच नीच होगा तो मिट्टी कटाव होना तय है। दूसरा पवनों की गति, पवनों गति के कारण भी मिट्टी जो है नुकसान होता है, एक तरह से मिट्टी उड़ के दूसरी जगह पे मिट्टी चली जाती है, या फिर जो है लवणीय मिट्टी बन जाती है, क्योंकि एक मान लीजिए कहीं पर नमक ज़्यादा है तो वहाँ से जब हवा चलेगी तो नमक की मात्रा उड़ करके दूसरे स्थान पर जाके जमा हो जाएगी, तो इससे लवणीय मिट्टी बन जाती है। और तीसरा वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा होगी तो ऊपरी मिट्टी कटाव बह जाएगा, उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी, तो केवल कंकड़ पत्थर बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये तीनों कारणों की वजह से
मिट्टी को नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब ये होता है जो मिट्टी होती है, अगर ये मिट्टी हवा के द्वारा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान कट के चली जाती है तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। इससे मिट्टी को नुकसान होता है। ठीक है, तो उपजाऊ मिट्टी का नष्ट हो जाती है। लिखा है मृदा अपरदन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। लिखा है पहला, बहता जल और पवन मृदा अपरदन के दो प्रमुख कारण होते हैं। बिल्कुल सही है, जब मिट्टी पानी बहता है तब मिट्टी कट जाती है और जब पवन चलती है तभी मिट्टी उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है तो मिट्टी को नुकसान होता है। दूसरा, परत अपरदन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होता है। याद रखना, जो परत अपरदन होता है ये पर्वतीय क्षेत्रों में ना होकर के यह मैदानी क्षेत्रों में होता है। ठीक है, और जो है पवन द्वारा अपरदन आर्द्र और वर्षा युक्त क्षेत्रों में होता है। गलत हो जाएगा, शुष्क क्षेत्रों में होता है। पवन द्वारा जो अपरदन होता है वो शुष्क क्षेत्रों में होता है जहां वर्षा नहीं होती, तभी तो हवाएं उड़ करके मिट्टी को ले जाएंगी, नहीं अगर मिट्टी गीली होगी तो उड़ेगी कैसे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल एक होगा। ठीक है, केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मृदा अपक्षय की समस्या निम्न में से किससे संबंधित है। अपक्षय किसे कहते हैं मृदा का। मान लो कोई चट्टान है, तो चट्टान अगर अपने ही स्थान पे टूट जाती है तो उसे कहते हैं मृदा अपक्षय कहते हैं। ठीक है, अगर ये एक स्थान दूसरे स्थान बहने लगती है तब उसे अपरदन कहते हैं। तो मिट्टी अगर अपने स्थान पे टूट जाती है तो उसे हम अपक्षय कहते हैं। तो मृदा का अपक्षय जो है कि समस्या निम्नलिखित में से किससे होती है, मृदा अपक्षय क्यों होता है। तो पहला है आपका जो है वेदिका कृषि। वेदिका कृषि से मृदा अपक्षय नहीं होता है, जो है इससे मिट्टी अच्छी होती है। दूसरा है आपका वनोन्मूलन। अगर हम वन को काट देंगे तभी मिट्टी का अपक्षय होता है, मिट्टी कमजोर हो जाती है। और तीसरा है उष्णकटिबंधीय जलवायु, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर केवल जो है वनोन्मूलन होगा, मतलब वनों का विनाश होगा। तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा, जो मृदा अपक्षय के लिए जिम्मेदार है, मृदा के टूटने खराब होने के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट आपका उत्खात भूमियों। उत्खात भूमि का मतलब होता है जो है ऊंची नीची भूमि को हम क्या कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं, या इसे हम बीहड़ भूमि कहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देखिएगा, चंबल का क्षेत्र, जो आपका चंबल का क्षेत्र है उसे बीहड़ कहते हैं, क्योंकि वहां पे ऊंची नीची जमीन है। तो ऊंची नीची जमीन क्यों हो, क्योंकि वहां मृदा का अपरदन बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो उसे हम उत्खात भूमि भी कहते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, तो लिखा है उत्खात भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है अवनालिका अपरदन सामान्य त्रियु ढालों पर अधिक होता है। बिल्कुल सही है, अगर ढाल ज्यादा होगी तो वहां पे जो अपरदन होगा, मिट्टी कटाव होगा, वो एक नाली के रूप में होगा, उसे हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, ऐसे ही और जो है नाली के रूप में जब मिट्टी बहती है तो उसे हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। दूसरा, चंबल क्षेत्र में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन होता है। बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया चंबल का बीहड़। और तीसरा, पश्चिम बंगाल में भी उत्खात भूमि पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे डेल्टाई क्षेत्र में भी मिट्टी कटाव ज्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचित क्षेत्रों जहाँ सिंचाई क्षेत्र होते हैं, जहाँ कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है। तो अति सिंचाई के कारण, बहुत ज्यादा सिंचाई करने की वजह से भी भूमि लवणीय हो जा रही है, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो जा रही है। नेक्स्ट आपका मृदा अपरदन के दुष्परिणामों को रोका जा सकता है कैसे। हम मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं, तो समुच्च जुताई करके। समुच्च जुताई मतलब ये हो गया कि जो है जहां जिस तरफ पानी बहता है उस तरफ खेत ना जोता जाए। जैसे मान लो खेत है आपका, तो खेत की जुताई इस तरह, जिसका पानी ढाल इस तरफ है तो ऐसे जुताई ना किया जाए, जुताई इस तरह किया जाए। अगर नाली नुमा जुताई करेंगे तो पानी ऐसे बहेगा नहीं। ठीक है, तो इससे जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। दूसरा, सीढ़ीदार कृषि करके, जिसे पर्वतीय क्षेत्रों में देखा होगा कि आप इसी चित्र में देख सकते हैं कि सीढ़ी नुमा खेती करके भी हम जो है मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तीसरा, अतिचारण पर नियंत्रण करके, वहां पे पशुओं की चराई को रोक करके भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। और मिश्रित खेती को बढ़ावा दे करके भी हम इसे रोक सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन मेंस में आ जाए तो आपको यही सब पॉइंट डाल करके उदाहरण के साथ बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा अपरदन को से होने वाले दुष्प्रभाव में कौन कौन शामिल है, प्रमुख कौन कौन से हैं। मतलब ये हुआ कि मृदा अपरदन का प्रभाव क्या पड़ेगा। अभी तो कारण जाना, अब प्रभाव जानते हैं। तो मृदा अपरदन का प्रभाव क्या पड़ेगा, नदियों की अपवाहित क्षमता में कमी आ जाएगी। बिल्कुल सही है, क्यों होगा ऐसा। इसे मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है, अगर यहाँ नदी बह रही है, अगर यहाँ मृदा अपरदन ज्यादा होगा तो मिट्टी में और नदी में अवसाद की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो नदियों की जो है जो पानी धारण क्षमता कम हो जाएगी, इसलिए बाढ़ आ जाएगी। मृदा में लवण की मात्रा अधिक हो जाएगी और नदियों में बाढ़ की बारंबारता भी अधिक हो जाएगी।
बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो एक तरह से मेंस के क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनेक कारणों में से सबसे प्रमुख कारण कौन से हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो मृदा का निर्माण 5 कारणों से होता है। वो 5 कारण कौन कौन से हैं? पहला है आपका भौतिक उच्चावच, बिल्कुल सही है। तो भौतिक उच्चावच की वजह से मृदा का निर्माण होता है, क्योंकि मिट्टी, याद रखना भौतिक उच्चावच से मतलब यहाँ हो गया कि जो भूमि है ऊंची नीची है, तो याद रखना यहाँ चट्टाने भी जरूरी है उसके लिए। तो मृदा के निर्माण के लिए उच्चावच और चट्टानों का होना जरूरी है। जब तक चट्टान टूटेगा नहीं, मिट्टी निर्माण होगा नहीं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है आपका मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाओं का मिट्टी निर्माण से कोई मतलब ही नहीं है, गलत हो जाएगा। तो 2 नंबर यहाँ भी है, 2 नंबर यहाँ भी है, तो दोनों ऑप्शन अपने आप कट गए। जलवायु, जलवायु बहुत जरूरी है मिट्टी के निर्माण के लिए। और वनस्पतियां, वनस्पतियां जब सड़ती हैं तभी मिट्टी उपजाऊ होती है और समय लगता है, मिट्टी के निर्माण में समय लगता है, ठीक है। तो ये 4 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से मिट्टी का निर्माण होता है। लेकिन चूंकि टोटल कितने कारण हैं, 5 कारण है। एक कारण कौन सा होता है, तो चट्टान भी होती है। तो यहाँ चट्टान नहीं दिया है, तो चट्टान भी कारण है मिट्टी के निर्माण के लिए। तो ऐसे ये देखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो मिट्टी निर्माण इन्हीं कारणों से होता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी से संबंध में है। कौन सा कथन इसमें है, जो ऊसर मिट्टी कहलाती है। ऊसर मिट्टी उसे कहते हैं जो अनउपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। पहला है चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, गलत हो जाएगा। चूने का प्रयोग करके नहीं, जिप्सम का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है ऊसर भूमि को, चूने का प्रयोग करके नहीं। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों अपने आप क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। जब मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो उसे हम ऊसर भूमि की ओर जब वो बढ़ती चली जाएगी। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 होगा। तो ऊसर मिट्टी में धान की फसल तो हो सकती है जहाँ पे सिंचाई होगी, लेकिन और फसलें नहीं हो सकती हैं। तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना होती है। तो याद रखना, सामान्य फसल उगाने के लिए अगर उर्वर भूमि है तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए। तो उसका पीएच मान याद रखना कितना होना चाहिए, 6 से 7 के बीच में होना चाहिए, तभी वो मिट्टी उपजाऊ होती है। नहीं तो या तो मिट्टी क्षारीय हो जाएगी या लवणीय हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका तेजाबी मिट्टी। तेजाबी मिट्टी का मतलब यहाँ हो गया अम्लीय मिट्टी। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। अगर मिट्टी अम्लीय है, उसमें ज़्यादा अम्ल की मात्रा हो जाती है, एसिड ज़्यादा हो जाएगा, तो उस मिट्टी को अगर हमें पुनः उपजाऊ बनाना है तो हम उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसमें हम मिलाते हैं लाइम, अर्थात चूना मिला करके उसे हम उपजाऊ बना देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर तेजाबी ना लिखा हो, क्षारीय मिट्टी लिखा होता, तब हम जिप्सम मिलाते। लेकिन चूंकि यहाँ क्या लिखा है, अम्ल लिखा है, तेजाबी मिट्टी है, तो इसका यहाँ आंसर ए हो जाएगा, चूना मिला करके, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया यहीं पर, अगर मिट्टी में खारापन मतलब लवणीय और क्षारीयता की समस्या का समाधान करना हो तब उसमें हम क्या मिलाएंगे। तब देखो दूसरा क्वेश्चन है, खेतों में हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे। क्षारीय मिट्टी हो, लवणीय हो, तब तो हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वो अम्लीय मिट्टी हो, यहाँ पर देखो अम्ल है, तेजाबी मतलब अम्ल हो गया, तब हम चूने का उपयोग करेंगे। ये छोटी छोटी बातों को हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ होता है। तो सबसे अधिक क्षारीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और क्यों पाई जाती है, तो क्षारीय मिट्टी वहीं पाई जाएगी जहां पर सबसे अधिक सिंचाई होती है। तो नहर सिंचाई जहां ज्यादा होगी वहां क्षारीय मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। कैसे, मान लीजिए खेत है आपका, अगर हम खेत पे पानी डालते हैं तो खेत को पूरा हम पानी, उत्तर प्रदेश बिहार में पूरा पानी से हम खेत को भर देते हैं। जब पूरा पानी खेत से हम भर देते हैं तो पानी का रिसते हुए पानी नीचे की ओर जाता है और नीचे होती हैं चट्टानें। तो उन चट्टानों से में जो वो होती हैं, क्या कहते हैं, खनिज होते हैं, उन जैसे लोहे की मात्रा अगर ज़्यादा है चट्टानों में तो गल जाएगा लोहा, और वही चट्टानें गल करके लोहा फिर सीधे सीधे ऊपर आकर के फैल जाएगा। और जब फैल जाएगा तो मिट्टी क्षारीय हो जाएगी। तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो सबसे अधिक नहर सिंचाई कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में। इसलिए जो है क्षारीय मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत में लवणीय मृदा सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है, तो गुजरात में, क्योंकि वो आपका समुद्र किनारे है, तो वहाँ से लवण की मात्रा उड़ करके आती है और मिट्टी मिल जाती है, जिससे लवणीय मिट्टी से कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। जहाँ चाय की खेती होती है तो चाय खेती हमेशा ढाल पे होती है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, दार्जिलिंग हो गया, असम में हो गया।
नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है, उत्तराखंड में भी चाय होती है। तो चाय के बागानों के लिए जो है सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो होती है अम्लीय। अम्लीय मिट्टी में चाय की खेती बहुत अच्छे से होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो मृदा अपरदन समस्या भारत में दो क्षेत्रों में है। एक चंबल घाटी का बीहड़ अभी मैंने बताया, और दूसरा शिवालिक जो पहाड़ियों की पाद क्षेत्र है, गिरिपाद क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है। जैसे आपका ये तराई क्षेत्र है, तो यहाँ तराई क्षेत्रों में भी जो है मृदा का अपरदन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर की फसल। तो जितनी भी दलहन फसलें होती हैं, जहाँ जिन जिन फसलों में मतलब के लिए दाल वाली फसलें होती हैं, उनके जो है जड़ों में नाइट्रोजन को जो है इकट्ठा करने की क्षमता होती है। उनमें जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को पकड़ के मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पौधा है, तो पौधे में की जड़ों में जैसे दाल वाले जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में राइबोसोम जैसे बहुत सारे छोटे छोटे, राइजोबियम जैसे बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। तो क्या करते हैं? वायुमंडल के नाइट्रोजन को पकड़ के मिट्टी मिला देते हैं। और वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे नाइट्रोजन को वायुमंडल से ग्रहण नहीं करते हैं, जड़ों से ग्रहण करते हैं। तो जड़ में मिलाने का काम कौन करता है? ऐसे मटर वाले जो दलहन पौधे होते हैं, उनमें जीवाणु पाए जाते हैं, वही नाइट्रोजन को मिला देते हैं और नाइट्रेट के रूप में पौधे प्राप्त करते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि वायुमंडल का नाइट्रोजन होता है वो पौधे किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा कि जो दलहन फसलें होती हैं उन्हीं में जो है नाइट्रोजन की जो है धारण क्षमता होती है, वही मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अगर यहाँ दलहन फसल होता तो भी उसका आंसर हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण है फेरिक ऑक्साइड की विद्मता। इसमें लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, तभी मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? अगर मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाना है तो उसके लिए उड़द की फसल उगाई जाती है, जिससे उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ये भी दलहन फसल है और उड़द भी एक दाल है, जिसमें नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वो कौन सा है? तो जस्ता। सूक्ष्म तत्वों में सबसे कम जो है हमारे यहाँ मिट्टी में जस्ता सबसे कम पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चिकनी मिट्टी में, क्योंकि चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जिससे पौधों को अधिक पानी मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए चार कथनों में से कौन सा कथन सही है? उसको हमें चुनना है। पहला है आपका, यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के लगभग 14% भाग में पाई जाती है। गलत हो जाएगा, ये लगभग 43% भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, इसमें फास्फोरिक एसिड बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा निर्मित होती है? नदियों द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो ये आपका याद रखना, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी को ही हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ये बात याद रखना। और इसी जलोढ़ मिट्टी को हम दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, ये बात याद रखना। तो यहाँ कछारी दे दिया गया, तो लोग क्या खोजेंगे? जलोढ़ खोजेंगे, जबकि जलोढ़ ऑप्शन में है नहीं। तो लोगों को लगेगा क्वेश्चन आयोग ने गलत पूछ दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो मिट्टी के जितने नाम है उनको भी हमें याद रखने की जरूरत है, इसीलिए प्रैक्टिस करना क्वेश्चन का बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा के जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो सबसे अधिक तो चिकनी मिट्टी की होती है। सबसे कम जल धारण क्षमता किसकी होती है? तो याद रखना, बलुई मिट्टी की होती है। बलुई दोमट की जो है जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, लावा मिट्टी पाई जाती है कहाँ? तो लावा मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। मैंने ऊपर ही आपको बताया है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मालवा के पठार में। आप इस चित्र में देखिए, मालवा के पठार से लेकर के पूरे जो है
महाराष्ट्र तक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। इसी को हम लावा मिट्टी कहते हैं, इसी को बेसाल्ट मिट्टी, इसी को रेगूर या कपासी मिट्टी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। और मालवा पठार है कहाँ पर, तो मालवा पठार ये मध्य प्रदेश राजस्थान के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती क्योंकि यह नमी रोक सकती है, वह कौन सी मिट्टी है, तो यह काली मिट्टी है। काली मिट्टी नमी को रोक लेती है, इसलिए इसकी आवश्यकता सिंचाई की कम पड़ती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। मैंने आपको बताया था जहां सबसे अधिक वर्षा होती है वहीं पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो लिखा है पहला आपका, जो लेटराइट मृदा उच्च ताप और भारी जो है वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया जहां सबसे अधिक भारी वर्षा होती है, जहां ज्यादा तापमान होता है, वहीं पे मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लेटराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है और यह पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में पाई जाती है, गलत हो जाएगा। ठीक है, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पूर्वोत्तर भारत में, और आपका पश्चिमी तटीय मैदान में पाई जाती है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है, लक्षद्वीप में पाई जाती है। तो यहाँ इसका आंसर केवल एक सत्य होगा, दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, लेटराइट जो है मिट्टियों का प्रधान क्षेत्र कौन है, मतलब सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पे है, तो मालाबार तटीय प्रदेश में। आपका पता है कि पूरा पश्चिमी तटीय मैदान है, तो यहाँ पे मालाबार तट है, ये मिट्टी मालाबार में भी पाई जाती है, केरल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून टकराने से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है, तो लेटराइट मिट्टी के लिए कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। पहला है, ये जो है अपक्षयित प्रदेशों की मिट्टियां, अपक्षयित मतलब होता है, अपक्षयित मतलब होता है जहाँ मिट्टी ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी कटाव होता है, ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां होती हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि मिट्टी का ऊपरी भाग कट के अलग हो जाता है। इनकी उर्वरकता क्षमता कम होती है, बिल्कुल सही है। इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गलत हो जाएगा। इसमें लोहा और एल्यूमिनियम ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो गलत है। नेक्स्ट आपका, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गलत हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ कम पाए जाते हैं, और भारत की हर मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है, केवल पर्वतीय मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये बात याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि जो है कृषि मिट्टी कहा जाता है, स्वतः जोताई वाली मिट्टी कहते हैं, इसका मतलब यह होता है। तो याद रखना, काली मिट्टी को, काली मिट्टी का आप चित्र में देखिएगा, ये बिल्कुल फट जाती है, बिल्कुल, तो लगता है कि स्वतः जोताई हो गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जिस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर, उस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अभी मैंने बताया, तो सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और आपका पश्चिमी तटीय मैदान और उत्तर पूर्वी भारत में, जैसे मेघालय में, असम में, ठीक है, त्रिपुरा में, इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे, और सारी एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं करा दूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।